नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट में। बाबू, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका प्रोबेबिलिटी का पार्ट नंबर 2 और इसमें डिस्कशन करने वाले हैं जो भी आपके बचे हुए क्वेश्चन हैं उन सब के बारे में। ठीक है, तो कल जैसा कि पिछले पार्ट में हम लोग डिस्कशन किए थे, तो जाहिर सी बात है बस फॉर्मूले जो भी थे आपका यूनियन और क्या भाई, यूनियन का, इंटरसेक्शन का, क्लियर है ना, और ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों में आपको प्रोबेबिलिटी का जो मेन रूल था, जो प्रोबेबिलिटी को फील किया जाता है, वो फीलिंग नहीं आ पा रही होगी 100%, क्योंकि ये सारे के सारे फॉर्मूले थे, है ना। ऐसा हम बोले थे कि कभी भी अगर पी ए बाई बी, बी बाई ए, पी ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी लगाना है तो इन सभी के लिए आप सभी को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। यूनियन बी का क्या था भाई कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। इसी बारे में डिस्कशन हुआ था कि ये पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है। और उसके बाद से हम इसके बारे में बताए थे कि बाबू ये क्या होता है कि जब दो घटनाएं, प्रोबेबिलिटी में जब दो घटनाएं जिसमें एक घटना घट चुकी होती है और उसके आधार पर दूसरी घटना घटित होती है तो उसको ए बाई बी के रूप में लिखते हैं। इसमें बी पहले से घटित हो चुकी है और ए घटना होने वाली है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। बातें समझ में। इसी पे कुछ क्वेश्चन भी कराए गए थे। ठीक है, उसके बाद से बाबू एक प्रमेय हम छोड़ दिए थे, वो था प्रोबेबिलिटी का गुणन प्रमेय, है ना। प्रोबेबिलिटी का गुणन प्रमेय, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होता है उसके बारे में हल्का सा जान लो। उसके बाद से हम थोड़े से क्वेश्चन ऐसे लेते हैं जो आप सभी को फील होंगे, और वो क्वेश्चन किस पे डिपेंडेड होंगे बाबू, या तो सिक्के पे, या तो पासे पे, और नहीं तो ताश पे, है ना, ताश की गड्डी पे। ठीक है, तो चलो भाई, इसमें गुणन प्रमेय है एक आपका, वो क्या कहता है, इसके लिए हम लोग बाबू अगर मान लो कि किसी भी प्रोबेबिलिटी का मान लो कि कोई इंसिडेंट था, ई पहला इंसिडेंट था, ये इंसिडेंट हो चुका है, ठीक है, पी इंसिडेंट हो चुका है, ई वाला, ई घटना घटित हो चुकी है। और दूसरी बात कर रहे हैं एक और कोई फंक्शन, कोई और इंसिडेंट लो, जैसे एफ ले लिए, जो घटित होने वाली है, घटित होने वाली है। तो गुणन प्रमेय इन्हीं दोनों पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है घटना घटित हो चुकने का, और ये प्रोबेबिलिटी है घटना घटित होने वाली का। इन दोनों पे अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये दोनों बाबू साफ साफ देखो ऐसे मल्टीप्लाई होंगे, पी ई इंटू पी एफ अपॉन ई, एफ अपॉन ई, क्लियर है। ई घटना घटित हो चुकी है, ये तो साफ साफ बता रहे हैं कि एफ अपॉन ई है, इसका मतलब ई घटना घटित हो चुकी है और इसके आधार पर एफ को घटित होना है, क्लियर है। और ये बाबू फॉर्मूला आपका बनता है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का। तो ये देखो, ये जो है एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला इसलिए क्योंकि इसमें से अगर आप चाहो तो कोई भी आंसर निकाल सकते हो। यहाँ देखो, पी एफ अपॉन ई, अगर ये निकालना है तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी कर लो, जो कि पहले अभी अभी बताए यहाँ पे, है ना, ए अपॉन बी का फॉर्मूला। ए अपॉन बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, है कि नहीं। वही चीज़ तो यहाँ भी है, बस इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो तो ये क्या हो जाता है, गुणन प्रमेय। इसको क्या बोलते हैं बाबू, गुणन प्रमेय, क्लियर है। और इसी तरह अगर मान लो कि घटना आपकी ई नहीं एफ घटित हो चुकी है, एफ घटित हो चुकी है, ई घटित होने वाली है, तो उस समय गुणन प्रमेय क्या कहता है, पी एफ इंटू पी ई अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इंटरसेक्शन का अर्थ ही होता है कॉमन फैक्टर, चाहे ई से एफ का कॉमन लो चाहे एफ से ई का कॉमन लो, दोनों में आपका जो समुच्चय आने वाला होता है वो इक्वल होता है, क्लियर है। चलो, तो अब इस पे डिपेंडेड एक और क्वेश्चन मेरे पास है जो कि कल नहीं बताए थे, उसमें 2-4 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग अपने ताश पे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ है कि पी ए इज इक्वल टू 3/4, पी बी इज इक्वल टू 1/3, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/6, तो पी ए बाई बी ज्ञात कीजिए। क्या ये आप सभी निकाल सकते हो बाबू। देखो पी ए बाई बी, बस आपको यही 3-4 फॉर्मूले याद रखने हैं प्रोबेबिलिटी में, बस यही 3-4 फॉर्मूले याद रखने हैं, आपके क्वेश्चन बनेंगे
ठीक है, और उसके बाद से जो बताने वाले हैं वो तो बनेंगे ही, उसमें तो कोई फॉर्मूला की ज़रूरत ही नहीं होती है। क्लियर है? चलो इसमें देखो पी ए इज इक्वल टू ए के घटित होने की संभावना आपके पास है 3/4, बी के घटित होने की संभावना आपके पास है 1/3 और पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना है बाबू 1/6। क्लियर? चलो तो पी ए बाई बी निकालते हैं, A/B। अब जहाँ बटा आया 100% समझो कि यहाँ पर B घटित हो चुकी है, A घटित होने वाली है ना, तभी तो ये A/B हुआ। क्लियर है? और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB बनेगा कि नहीं, है ना। चलो अब आगे देखते हैं, तो बनाया जाए। अब कुछ करना ही नहीं है, इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है और PA का मान हमें इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये हो गया 1/6 और PB कितना है 1/3, 3 ऊपर जाएगा 1 से इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 3/6 कट गया, कितना आ गया 1/2। क्लियर? ये क्या है भाई PA अपॉन B का मान। अच्छा अगर हम ये कहें कि वो PB/A निकालो तो निकाल सकते हो, PB/A, ज़रा तुरंत निकाल के बताओ इसका आंसर क्या आएगा, PB/A, PB/A। इसका अर्थ है कि A घटित हो चुकी है और B घटित होने वाली है ना। अगर A घटित हो चुकी है तो हम लोग हर में किसको रखेंगे, A को, ठीक है, और ऊपर तो जो रहता है हमेशा A इंटरसेक्शन B। अर्थ है कि बस हम 3/4 से अगर इसको भाग दे दें तो हम PB/A भी निकाल सकते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो भाई, लिखा है 2 पासे एक साथ, ये पासा का क्वेश्चन है क्या, उन पर प्राप्त अंकों का योग अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता है। इस क्वेश्चन को भी रहने देते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हम ढेर सारे लेंगे। ये क्वेश्चन देखो, यदि A और B दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि PA बराबर 0.4, PB बराबर 0.8 और PB/A बराबर 0.6 है ना, तो A यूनियन B का मान निकालिए। A यूनियन B का मान कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो दिमाग में ये आएगा कि अगर A यूनियन B निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकालना है, तो यूनियन का तो एक से अधिक कोई फार्मूला हम जानते ही नहीं, एक ही फार्मूला है, वो क्या है भाई कि PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ठीक है, मतलब कि अगर यूनियन B A यूनियन B निकालना है तो हमें PA चाहिए, PB चाहिए और माइनस PA इंटरसेक्शन B चाहिए। क्लियर? अच्छा इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या आपका नोन फैक्टर है और क्या क्या अननोन फैक्टर है। इसमें दिया क्या है भाई, दिया है आपका PA इज इक्वल टू 0.4, ये मिल गया, PB इज इक्वल टू 0.8, ये भी मिल गया। लेकिन यहाँ पर उसको इंटरसेक्शन देना चाहिए था, लेकिन वो PB/A दे दिया है ना, गड़बड़ कर दिया काम। PB/A निकालना पड़ेगा हमको, निकालना क्या पड़ेगा, वो दे दिया, हमें निकालना है PA इंटरसेक्शन B। तो अगर कहीं भी PA इंटरसेक्शन B निकालना है तो वह कौन से प्रमेय से सॉल्व होगा, उसको बोलते हैं गुणन प्रमेय, है ना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अभी जस्ट बताया कि अगर कहीं भी PA इंटरसेक्शन B करना है तो ये आएगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से, और अगर A इंटरसेक्शन, यहाँ पे देखो B/A, A घटित हो चुकी है, B घटित होने वाली है, अर्थ हुआ कि यहाँ पर जो बाहर रहेगा वो A घटित जो हो चुकी है वो रहेगा। क्लियर? तभी ये B/A बनेगा। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझना। ये फार्मूला एक बार और समझो, इधर तो A इंटरसेक्शन B ही रहेगा क्योंकि इंटरसेक्शन यानी कॉमन फैक्टर, A और B का कॉमन वैल्यू, तो A इंटरसेक्शन B लिखो या B इंटरसेक्शन A लिखो, बात एक ही है। लेकिन यहाँ देखो, अगर हमें B/A का मान दिया है, मतलब B/A, ध्यान रखना A नीचे है इसलिए हम A से मल्टीप्लाई करेंगे, B नीचे होता तो B से मल्टीप्लाई करते। बात समझ में आई? A है तो A से, B है तो B से। अगर A नीचे रखे हैं तो ऊपर क्या रहेगा, B रहेगा। और इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, तो क्या बताओ इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं?
आसानी से, है ना। ये भी देखो वैल्यू है यहाँ पे, ये भी वैल्यू है यहाँ पे, बस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। और जैसे ही आया तो इसमें रखेंगे तो ये तीनों वैल्यू मिल जाएगा, यूनियन बी का भी मान आ गया, है ना। तो पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, बस समझा तो दिए, सॉल्व करना ही है बस। याद देखो पी ए का मान है आपके पास 0.4, पी बी बाई ए कितना है भाई 0.6, मल्टीप्लाई करो 0.24 आया कि नहीं। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.24। चलो अब ये इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू सारे पता है, सबका मान रख के यूनियन निकाल लो। ए यूनियन बी कितना आएगा 0.4 पी ए प्लस 0.8 पी बी माइनस ये क्या हो जाएगा 0.24, तो 0.24। चलो भाई उसको बना लो, यहाँ रखो 0.24 कितना आएगा वैल्यू, ये ऐड होगा, है ना। 0.4 और 0.8 ऐड होगा, कितना हो जाएगा 8 4 12 1.2। क्लियर। इसमें से आपको माइनस करना है 0.24। अच्छा अगर एक बात समझना, यहाँ 1.2 लिखते समय थोड़ी देर इसलिए सोचे क्योंकि कभी भी प्रोबेबिलिटी एक से अधिक नहीं हो सकती। किसी भी घटना के घटित होने की संभावना क्या होती है, क्यों घटित हो ही जाए, मतलब प्रायिकता कितनी होती है 1, मैक्सिमम प्रायिकता किसी भी घटना की 1। क्लियर है, याद रहेगा। यहाँ 1.2 है तो कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ नहीं है, कुछ तो घटाना भी है ना। देखो घटाते ही फिर 1 से कम हो जाएगा। यहाँ 1.20 में से 0.24 घटाना है, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 11, 11 में से 2 गया 9, 0.96 ये है ना 1 से कम, इसलिए मेरा आंसर भी क्या है सही है। चाहे यूनियन करो चाहे इंटरसेक्शन, अगर यहाँ P लिख दिया तो ये 1 से कम ही होगा। क्लियर, 1 से कम ही होगा। बातें समझ में आई। चलो तो ये सारे क्वेश्चन थे आप सभी के जो यूनियन और इंटरसेक्शन पे बनने वाले थे, है ना। 2-4 क्वेश्चन और जो है आप लोग बना लेना एनसीईआरटी के बुक से, 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इसके जितने अधिक बना सकते हो बना लेना। क्लियर, क्योंकि जो भी आएगा इसमें का क्वेश्चन बस आपके 3 फॉर्मूले पे डिपेंडेंट होगा। वो फॉर्मूला कौन कौन सा है एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। एक तो ये वाला, ठीक है, एक ये वाला, एक P बाई ए वाला, या फिर A बाई बी कहो या B बाई ए कहो, है ना। A बाई बी का क्या होगा, A इंटरसेक्शन B अपॉन पी बी, नीचे जो होगा वो नीचे रहेगा, P A इंटरसेक्शन B अपॉन पी ए, है ना। बस इन 3 फार्मूले का यूज़ करना है। एनसीईआरटी का आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो भी इस टाइप का दिया होगा वो सॉल्व हो जाएगा। बातें समझ में आई। चलो अब देखो, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा पासों पर आधारित प्रश्न से। पासा नहीं, हाँ पहले पासा ही लिया जाए, ठीक है। या सिक्का ले सकते हैं, 2 सिक्कों को भी उछाला जा सकता है। 2 सिक्कों के उछालने पर भी बहुत सारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। क्लियर है, क्योंकि देखो जब भी एक सिक्का उछलता है, एक सिक्का उछालने पर, ध्यान देना, जब भी एक सिक्का उछलता है तो उसमें घटना घटित होने की संभावना, या फिर सिक्का में घटना कैसे घटित होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, क्योंकि सिक्का में यही 2 चीज़ होता है। और एक बात और ध्यान रखना, इसको हमेशा आप लोग सेट के रूप में लिखना, मतलब समुच्चय के रूप में लिखना, और ये समुच्चय के रूप में ऑलवेज कैपिटल मझले ब्रैकेट में होता है। एक सिक्का है, अगर उछलेगा तो या तो उस पर हेड आएगा गिरने के बाद, या तो उस पर टेल आएगा, यही आएगा ना। बात को समझना, हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल कितनी घटना घटित हो सकती है, 2 हो सकती है, 2 घटना घटित। लेकिन एक बार में कितनी घटना घटित होगी, एक बार में अगर वो एक बार सिक्का गिरा है नीचे तो कितनी घटना घटित होगी, बताओ जरा।
अरे भाई नीचे गिरेगा तो ऐसा तो नहीं है कि वो सिक्का खड़ा रहेगा या फिर हेड टेल दोनों एक साथ आ जाएगा। जो ऊपर दिखेगा वो एक ही कोई दिखेगा, या तो हेड दिखेगा नहीं तो टेल दिखेगा। मतलब एक संभावना है या तो हेड आए या तो टेल आए। तो जरा बताओ कि एक सिक्का उछालने की प्रायिकता क्या होगी। जनरली ऐसे ही मान लिया जाए, अगर सिक्का है, कॉइन है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 2 में से 1। पहले भी बताया। अच्छा देखो, अगर हम कहें एक पासा उछाला जाता है, अगर एक पासा उछाला जाता है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा कि एक पासे पर एक साथ, देखो ऊपर जो आता है वही संख्या हमारी होती है ना। डाइस इसको बोलते हैं हिंदी में, है ना, लूडो की गोटी। अगर हम लूडो की गोटी फेंकते हैं तो उसमें जो ऊपर नंबर लिखा होता है वही हमारा होता है हमारे लिए, लेकिन टोटल उसके पास नंबर कितने होते हैं जरा बताओगे। टोटल उसके पास नंबर 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 तरफ बने होते हैं ना नंबर्स। टोटल नंबर ऑफ संख्या बोल सकते हैं कितना है भाई, 6 है। और उसमें से एक बार में कितनी घटित हो सकती है घटना, ऊपर कितना नंबर आ सकता है, एक ही आ सकता है ना, कोई ना कोई एक आएगा। एक नहीं, कोई ना कोई एक, या तो एक आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आएगा। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी भाई डाइस की, 1/6। ये जनरल बातें हैं, याद रहेंगी, ये जनरल बात है। अच्छा अगर हम कहें कि अब एक नहीं एक साथ 2 पासे उछाले जा रहे हैं, एक नहीं 2 पासे उछाले जा रहे हैं, तो एक पासा का 1/6, तो दूसरे पासे का भी प्रोबेबिलिटी एक संख्या नंबर ऊपर आने कितना होगा, 1/6। तो अगर 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/6 गुणे 1/6 बराबर 1/36। ठीक है, 2 पासों के लिए कोई एक नंबर 1/36, एक पासे के लिए 1/6, एक सिक्के के लिए 1/2। अगर हम कहें बाबू नहीं एक नहीं, हमको 2 सिक्का उछालना है, एक साथ 2 सिक्का उछालना है और दोनों सिक्कों पर या तो हेड या तो टेल आने की संभावना, ये सारे बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई भी एक नंबर आएगा, है ना, एक इसमें से आएगा, एक बगल वाले में आएगा। ऐसे उछालेंगे 2 सिक्के तो एक तो इसमें से आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, इसमें से भी हेड आएगा या टेल आएगा। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। ऊपर की बात हम नहीं कर रहे हैं, नीचे की बात कर रहे हैं कि नीचे कितना लिखेंगे, /4, है ना। ऊपर तो जैसा डिस्कशन होगा, जैसी घटना घटित होने वाली होगी वैसी हम लोग घटना करा लेंगे। क्लियर है। चलो, तो उसके बाद इस पे 5-10 क्वेश्चन है ना, एक साथ लिखते हैं लाइन से और फटाफट उन सब का आंसर बताते चल रहे हैं। क्लियर है भाई। देखो पहले 2 सिक्कों पर लिखते हैं। बोले थे कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 2 वस्तुओं पर ही आधारित होती है, चाहे वो फार्मूला में हो, इंटरसेक्शन भी, यूनियन भी, A/B, B/A, सब में देखोगे तो 2 नंबर था, एक A था एक B था। ठीक है, इसलिए सिक्का भी उछालेंगे तो कम से कम कितना उछालेंगे, 2 सिक्के उछालेंगे। 2 सिक्कों के उछालने पर, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में भी होंगे। ये बहुत छोटा टर्म है, ज़्यादा नहीं है, आसानी से जल्दी इसको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 2 सिक्कों के उछालने पर। ठीक है, अच्छा अगर इसका समुच्चय बनाया जाए कि अगर 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो दोनों पर क्या क्या आ सकता है, आप क्या संभावना लगा सकते हैं। देखो हम ये संभावना लगाएंगे कि या तो दोनों पे हेड आ जाए, हेड हेड, या तो पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, है ना, या फिर पहले पे टेल आ जाए और दूसरे पे हेड आ जाए। क्लियर है। या फिर चौथा क्या ऑप्शन हो सकता है, दोनों पे टेल आ जाए। क्या इसके बाद और कुछ हो सकता है भाई, कि दोनों सिक्कों में इसके अलावा भी कुछ आ सकता है, या तो दोनों पे हेड, या तो पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या तो दोनों पे टेल। क्लियर है। तो अगर हम समुच्चय बना लिए तो इसके बाद इस पर आधारित क्वेश्चन बनाना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। क्लियर है। HH HT TH TT। अगर हमें कहें बाबू इसी पर आधारित क्वेश्चन कि 2 सिक्के उछाले जाने पर किसी एक पर हेड आने की प्रायिकता कितनी है, किसी एक पर हेड, याद रखना 2 सिक्के, क्वेश्चन इतना वही रहेगा। हम आगे बढ़ाते हैं, किसी एक पर हेड। ध्यान रखना कि इसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में कोई ज़रूरत नहीं है।
चितपट कहते हैं, ऐसे कुछ। हेड को पट कहते हैं और टेल को चित कहते हैं, लेकिन हेड टेल याद रखोगे तो ये ज़्यादा मतलब फेमिलियर भाषा है, इसलिए इसको ध्यान रखना। किसी एक पर हेड आने की प्रायिकता, ये पूछ सकता है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि किसी एक सिक्के पर टेल आने की प्रायिकता, है ना, टेल आने की प्रायिकता। अच्छा, या क्या पूछेगा, दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता। जितना सिक्कों पर आधारित प्रश्न की रेंज है वो सारा हम एक ही बार में बता देंगे, ठीक है। आप लोगों को अलग अलग क्वेश्चन सबको नहीं बनाना है, एक के बार में पूरा समझ लो। अगर अलग से भी इसमें से, जैसे मान लो कि 1 नंबर का क्वेश्चन बनाता है कि 2 सिक्के उछाले जाने पर किसी एक सिक्के पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो आप लोग पहले ये समुच्चय बनाओगे और उसके बाद चेक कर लोगे कितने पर टेल आया है, कम से 1 पर आया है ना, तो उसी को लिख लेंगे आंसर। लेकिन हम एक ही बार में जितना वो क्वेश्चन पूछ सकता है सब एक के बार में लिख दे रहे हैं ना, कोई भी आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हो। दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता। अच्छा, इसके बाद और क्वेश्चन क्या बन सकता है बाबू, और क्या बना सकता है सोच रहे हो, दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता पूछ सकता है कि नहीं, टेल आने की प्रायिकता। अच्छा, अब थोड़ा सा क्वेश्चन बदलेंगे। 5वां क्वेश्चन देखना, ये रहेगा कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। इसमें अंतर रहता है बाबू, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। हो सकता है कि नहीं क्वेश्चन, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। अच्छा, इसमें जरा गिनो ये क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन में क्या अंतर है, इस बात को समझना। और थोड़े से क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, जितने लिख सकते हैं ना, और लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। 6ठा नंबर, अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता। अधिक से अधिक एक हेड, बड़ा अंतर है क्वेश्चन में। बस वर्ड पर ध्यान देना, क्वेश्चन का आंसर अलग अलग हो जाएगा। इसका आंसर देखते हैं, किसी एक पर हेड आने की प्रायिकता। बाबू इस पे देखो, दोनों पे हेड आया है, पूछा है किसी एक पर, तो एक पर तो आया है, कम से कम एक पर तो आया है ना। यहाँ एक पर तो आया है, पहले पर ही हेड आया है, यहाँ दूसरे पे हेड आया है, यहाँ किसी पे आया है क्या हेड, नहीं, दोनों में से किसी पे नहीं आया। इट मीन्स कि अगर हम इसका समुच्चय बनाया जाए, अब वो क्वेश्चन को बनाना तो सब में ये समुच्चय जरूर बनाना है ना। क्या लिखा है, किसी एक पर, तो एक की बात है तो इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये दोनों पर है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये दोनों पर है इसलिए हम इसको एक की बात नहीं करेंगे। एक इस पे है, एक इस पे है, तो हमारे पास किसी एक पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, HT या TH होगी कि नहीं होगी। ये तो आगे संभावना, घटित होने की संभावना, इसको हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ E, याद रखना। अच्छा, और नंबर ऑफ S क्या होता है, टोटल संभावना 1 2 3 4, ये कितना है, अब वो चारों है। तो अगर इसकी प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता क्या होगी, 2 घटनाएं हैं, 4 में से घटित होनी है, काट दो 1/2, ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। 1 नंबर का क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन, आसानी से सॉल्व है कि नहीं। अगला देखो, किसी एक सिक्के पर टेल आने की प्रायिकता, वही बात है, एक सिक्का यहाँ है, एक सिक्का यहाँ है, यहाँ दोनों पर टेल आ गया है, यहाँ कहीं टेल नहीं आया, तो इसका भी क्या हो जाएगा कंडीशन बाबू, 2/4, काट लो, आ जाएगा 1/2। यहाँ लिखना जरूर कौन कौन सा रहेगा, HT और TH। क्वेश्चन घुमाया, आंसर नहीं घुमा। दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता, दोनों सिक्कों पर हमको हेड चाहिए,
इस पे तो मिल गया, दोनों पे हेड। क्या इस पे मिला है? नहीं। इस पे नहीं, इस पे नहीं। नीचे देखो हर बार तो 4 ही रहेगा क्योंकि घटनाएं 4 घटित हो सकती हैं। घटनाएं कितनी घटित हो सकती है बाबू? 4, इसीलिए NS। नीचे जो S रहता है उसको लिखेंगे हमेशा 4। ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है। दोनों सिक्कों पर हेड। अब वो एक ही बार तो आया है, वो कौन सा था? H, H। खत्म है आंसर। बातें समझ में? जितना ज़्यादा समय नहीं लगा क्वेश्चन लिखने में, उससे कम समय में आंसर सॉल्व हो रहा है ना। आगे देखो, दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता, वही बात है। प्रोबेबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, लेकिन समुच्चय चेंज हो गया। 1/4। 4 बार में एक ही बार ऐसा था जब दोनों सिक्कों पर टेल आया था। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ देखो, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, एक हेड कम से कम रहे। दोनों सिक्कों पर एक हेड तो रहना चाहिए। तो यहाँ तो एक हेड है, यहाँ भी एक हेड है, यहाँ है क्या? कम से कम एक हेड। यहाँ तो हिले है बाबू। इसको चाहिए था कि एक सिक्का पे हेड रहना ही चाहिए, भले दोनों पे हो जाए, उससे इसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक पर चाहिए था। तो ये टोटल कितने हो गए? 1, 2 और 3। बात समझे? यही चीज़ मेन समझाना चाहते थे कि अगर कम से कम एक हेड पूछे या कम से कम एक टेल पूछे तो इस पे ध्यान रखना कि दोनों हेड है, तब भी उसमें कम से कम एक बार तो हेड है। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बाबू? H भी इसमें रहेगा, HT भी इसमें रहेगा और TH भी इसमें रहेगा। ओवरऑल कितने हो जाएंगे? 3/4। अच्छा, नहीं दिख रहा है क्या? 3/4। इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी होगी 3/4। क्लियर है? ये क्वेश्चन शो हो रहा है, 1 मिनट इसको हटा लेते हैं, है ना भाई? सभी को क्लियर है? कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता HH, HT, TH 3/4। यहाँ बात करते हैं अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता। अब हमको मैक्सिमम कितने हेड चाहिए? 1 चाहिए। क्या 1 से अधिक चाहिए? नहीं चाहिए। क्या 1 से कम चाहिए? हाँ चाहिए, बिल्कुल चाहिए। हमें अधिक से अधिक बात कर रहा है ना, कम से कम तो नहीं कहा कि एक हेड चाहिए। ध्यान रखना क्वेश्चन पे, अधिक से अधिक एक हेड चाहिए। तो अगर ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम है क्या? इसको नहीं है भाई। अगर दोनों सिक्कों पर हेड नहीं भी रहा तो भी इस क्वेश्चन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको अधिक से अधिक एक हेड चाहिए। कम से कम कितना चाहिए नहीं बताया, तो हम भी नहीं बताएंगे भाई। हम क्या लिखेंगे? लो भाई, इसमें एक बार अधिक से अधिक हेड था, इसमें भी एक ही बार था, इसमें एक भी बार नहीं था, फिर भी तुम्हारे कंडीशन में फॉलो हो रहा है, इसलिए टोटल प्रोबेबिलिटी नंबर कितने हो जाएंगे? 3। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 3/4, है ना। देखो मज़ेदार क्वेश्चन था ये वाला और ये वाला। अधिक से अधिक पूछा तो HT, TH और TT आ गया, कम से कम पूछा तो HT, TH और HH आ गया। क्लियर है? यही डिपेंड करता है कम से कम और अधिक से अधिक में, है ना। तो ये 5 क्वेश्चन सिक्कों पर आधारित है और हमें नहीं लगता कि इससे ऊपर वो सिक्कों पर, 2 सिक्कों पर उछालने पर इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ, 3 सिक्कों पर पूछ सकता है कि अगर 3 सिक्के उछले तो तीनों पे क्या क्या आ सकता है। तो क्या इसे आप सभी बना सकते हो? देखो अब बात आ ही गई तो 3 सिक्कों की भी बात ही कर लेते हैं ना। ये तो 2 की थी, लेकिन आपके NCERT में 3 की जिक्र कहीं नहीं है ना। फिर भी थोड़ा सा जान ही लो, 12th में नहीं होगा तो कहाँ होगा। क्लियर है? जान लो, ज़रूरी है, ठीक है। अगर 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो उस समय क्या कंडीशन फॉलो होगा? अब कितने सिक्के उछलेंगे? 3 सिक्के उछालने पर हर क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में ये मिलेगा, इसीलिए इसको पहले स्टार्टिंग में लिख दे रहे हैं और उसके बाद जितना अधिक क्वेश्चन हो सकता है उतना बना ले रहे हैं। क्लियर है ना? अच्छा देखो, अगर तीनों सिक्के उछलें एक साथ तो अगर हम इसे समुच्चय बनाना चाहें तो टोटल समुच्चय कितना बनेगा? सबसे पहली बात तो अगर इसको फॉर्मूला के हिसाब से डायरेक्ट बनाना चाहे तो एक सिक्का उछलेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरा उछलेगा तो 1/2, तीसरा उछलेगा तो 1/2। ओवरऑल कितना हो गया? 1/8। नीचे हमें NS कितना मिला? 8।
अर्थ ये हुआ कि अगर कितने बार 3 सिक्के उछाले गए हैं तो टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट हमें कितना मिलेगा, 8 ही संख्याएं मिल सकती हैं। 8 तरीके से ये नंबर्स आपस में खिलवाड़ कर सकते हैं। कैसे कैसे? जैसे हो सकता है कि तीनों पर हेड आ जाए, है कि नहीं, ये पहला खिलवाड़। या फिर हो सकता है देखो पीछे से टेल लाना शुरू करते हैं, यहाँ टेल आ जाए। या हो सकता है यही टेल बीच में आ जाए, पहले है ना, बीच में आ जाए। HTH हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या तो यही टेल और आगे चला है, THH हो सकता है। हो गया। टोटल नंबर कितने हुए? HHH, HHT, HTH, THH। ये बनाए हैं क्यों? तीनों में देखो एक एक बार T आया। अब क्या होगा, 3 ऐसे होंगे जिसमें एक एक बार H आएगा कि नहीं? ये देखो जरा, हो सकता है कि ये T और H हो जाए, पहले दोनों सिक्कों पर टेल आ जाए और तीसरे सिक्के पर हेड। या फिर ऐसा भी हो सकता है यही हेड आगे बीच में घुस गया, या हो गया THT, है ना। या फिर यही हेड आगे चला आया, HTT बना। या लास्ट तीनों पर टेल आ जाए। गिन लो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हो गए कि नहीं? बस अब कंडीशन बन गया। अब देखो ये टोटल हो गए 8 तरीके से घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन इस पे क्वेश्चन कितने तरीके से पूछ सकता है वो भी ध्यान देना, है कि नहीं। बहुत मज़ेदार इस पे क्वेश्चन बनाएगा। देखो कैसा बनाता है, बहुत तरीके का। कुछ ही हम बताएंगे, कुछ आपके लिए छोड़ेंगे, ठीक है। इसको आप सभी को बनाना है। 8 कंडीशन है। हम कह रहे हैं एक हेड आने की प्रायिकता, बस एक हेड, साफ साफ लिख दिया, एक हेड आने की प्रायिकता। या फिर यहाँ एक की जगह 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 हेड आने की प्रायिकता। दूसरा इसी तरह 2 टेल आने की प्रायिकता निकाल लो। एक हेड आने की प्रायिकता, ऊपर 2 लिख लो, नीचे 1 लिख लो। हेड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, टेल के बारे में आप सभी ऐसा ही क्वेश्चन बना के कर लेना। जैसे जहाँ जहाँ हेड लिखे वहाँ टेल लिख लेना, तो भी आपका प्रोबेबिलिटी सेम आने वाला है। लेकिन देखो क्वेश्चन कैसे बदल के आ रहा है। एक हेड आने की प्रायिकता। दूसरी बात हो गई, देखो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। अच्छा, चौथी बात करते हैं, अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता। अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता। अच्छा, बन रहा है कि नहीं क्वेश्चन? अच्छा देखो, बड़ी अच्छे क्वेश्चन है ये सब, एग्जाम में आते हैं तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है ना। ना कोई फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है, और ना कोई कंडीशन, बस दिमाग लगाना है, ये सारे कंसेप्ट याद रखना है। अगर ऐसे भी डायरेक्ट करते हो तो कोई आपका नंबर नहीं काटेगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता हो गया। अच्छा देखो, और भी इसमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, वो ये बन सकता है कि एक के बाद एक, मतलब अल्टरनेटिव मतलब हेड टेल हेड ऐसा, या टेल हेड टेल। अल्टरनेटिव क्रम आने की प्रायिकता क्या है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? अल्टरनेटिव क्रम। हाँ तो बाबू अल्टरनेटिव को बोलते हैं वैसे भी अल्टरनेटिव यानी एक के बाद एक क्रम, लिख सकते हैं इसको हेड और टेल एक के बाद एक आने की प्रायिकता, है ना। 5 क्वेश्चन इसमें भी रहने देते हैं। अब वो 3-4 क्वेश्चन और बढ़ सकता है, जैसे कि इसमें लिखे अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता, वैसे ही वो भी बन सकता है अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रायिकता, है ना। कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, 2 टेल आने की प्रायिकता। क्वेश्चन तो बहुत सारे बना सकते हैं, कम से कम 18-20 क्वेश्चन बस इसी के बन जाएंगे, है ना। लेकिन वो सब बातें नहीं करनी है, जितना जरूरी है उतना पर ही डिस्कशन करते हैं। एक टाइप का एक ही प्रश्न। यहाँ देखो लिखा है 2 हेड आने की प्रायिकता, गिन लो बाबू 2 हेड कौन कौन से आएंगे। 2 हेड इसमें आ गया, H H
टी, इसमें भी आ गया एच टी एच, इसमें भी आया है टी एच एच, और कहीं है क्या? 2 हेड और कहीं है? नहीं, बस ये 3 है। तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो पहले से तो 8 नंबर से घटित हो सकते थे, जो कि पहले ही बना लिए। 8 घटनाएं हो सकती थी, लेकिन जो ये कंडीशन लिखा है ये 3 ही बार हुआ है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/8। आगे देखो, एक हेड आने की प्रायिकता भाई, एक हेड गिनो जरा, गिनो। इसमें आया है एक हेड, 2 टेल, एक हेड तभी आएगा जब 2 टेल आएंगे, है ना? तो ये क्या बन गया? इसकी भी प्रोबेबिलिटी आपकी आई 3/8। आंसर में कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ चेंजेस है, इस पे ध्यान रखना। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, बाबू ये कह रहा है कि कम से कम एक आए, अधिक से अधिक कितना आए बता सकते हो? नहीं, ये नहीं कह रहा है कि अधिक से अधिक कितना, बस ये कह रहा है कम से कम एक हेड आना चाहिए, एक से कम नहीं लेंगे, एक से कम नहीं लेंगे, एक तो लेंगे, ये लेंगे भाई, चलो ये भी लेंगे। पीछे से लिखते हैं एच टी टी आएगा ही, एच टी एच आएगा ही, उल्टा लिख दिए, चलो कोई बात नहीं, सब रहेंगे इसमें। टी एच टी, इसमें भी एक हेड है, टी टी एच, इसमें भी कम से कम एक हेड तो है, 2 है तो उससे क्या, टी एच एच, इसमें भी है एच टी एच, इसमें बिल्कुल है एच एच टी, इसमें है क्या? अरे भाई तीनों हेड है, क्या प्रॉब्लम है? कम से कम एक में तो हेड है, रख लो एच एच एच। टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 के 7 हो गए, बचा केवल एक ही है जिसमें एक भी हेड नहीं था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आपकी? 7/8। समझ में आ रहा है? आगे देखो, अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता क्या हो सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अधिक से अधिक एक हेड से ऊपर कहीं भी होगा तो उसको नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर एक हेड से नीचे अगर होगा तो लिया जाएगा कि नहीं? बताओ, लिया जाएगा ना? एक हेड से नीचे होगा तो भी लिया जाएगा, और एक हेड होगा तो भी लिया जाएगा, लेकिन एक हेड से ऊपर का कोई भी इसमें समुच्चय आपको नहीं लेना है। तो देखो, एक हेड किस में है? इसमें है, एच टी एच टी में है, और इसमें भी है टी टी एच में, और किस में भाई? इसमें भी है एच टी टी। इतना तो कंडीशन हो गया कि अधिक से अधिक एक हेड होगा, लेकिन समझने वाली बात यह है कि एक ये भी है जिसमें अधिक से अधिक एक हेड है, कम से कम कितना है? एक भी नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा? टी टी टी, इसके भीतर भी आएगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4, 4/8 काट लो, 1/2। हर 2 में से एक बार ऐसा कंडीशन होगा जब अधिक से अधिक एक हेड आए। बात समझ में आई भाई? क्लियर है? सभी क्लियर है? चलो, तो ये 5 क्वेश्चन थे आपके सिक्कों पे। 5 क्वेश्चन हो गए 2 सिक्कों को उछालने पे, 5 क्वेश्चन हो गए 3 सिक्कों को उछालने पे। अब बात करते हैं पासे की। सिक्कों की कॉन्सेप्ट हमें लगता है अब आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। जो भी, अच्छा ये बचा है अभी, 1 मिनट, हेड और टेल एक के बाद एक आने की प्रायिकता गिन लो। हेड और टेल, हेड आए, अगर हेड आता है तो उसके बाद टेल आना चाहिए, और अगर टेल आ गया तो उसके बाद हेड आना चाहिए, है ना? ऐसा कंडीशन, या तो पहले टेल आए तो फिर हेड आना चाहिए, फिर टेल आना चाहिए। इसमें बस ऐसा 2 ही है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 के अलावा और कहीं है नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/8, या बोल सकते हैं 1/4 काट के, है ना? तो अब हो गए 5 क्वेश्चन तैयार। क्लियर है ना? अगर बताओ इस पे टेल पे क्वेश्चन पूछे इस तरीके का बना सकते हो, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो बना सकते हो। कौन सा क्वेश्चन? अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रायिकता, ध्यान रखना, इस पे भी बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। अधिक से अधिक 2 हेड, है ना? या फिर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड। कहीं भी टेल की बात नहीं किए हैं, टेल की बात आप लोग अगर अच्छा लगे, करने मज़ा आ रहा है तो हर जगह बस टेल लिख लेना। क्वेश्चन 7 है ना, 7 दूना 14 बन जाएगा। बात समझ में आई? हर जगह बस टेल कर लेना तो टेल का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कम से कम 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड गिनो,
अधिक से अधिक 2 हेड चाहिए, 2 से ऊपर नहीं चाहिए लेकिन 2 से नीचे चाहिए, है ना। यहाँ देखो 2 है चल जाएगा, इसमें भी 2 है चल जाएगा, इसमें भी चलेगा, इसमें 1 है चलेगा क्या, 1 है तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अधिक से अधिक चाहिए ना, इसमें भी चलेगा, इसमें भी चलेगा, इसमें 100% चलेगा क्योंकि इसमें बाबू कहीं हेड है ही नहीं। और कितना का है, अधिक से अधिक 2 हेड, कम से कम 0, ये भी चलेगा। कौन नहीं चलेगा, बस ये वाला जिसमें तीनों पर हेड आ जाए। अगर तीनों सिक्कों पर हेड आ जाए तो वो ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी होगी, 7/8। समझ में आई। अब देखो कम से कम 2 हेड, गिनो जरा, कम से कम 2 हेड चाहिए, उससे नीचे हेड हमको नहीं चाहिए। और दूसरी बात, अधिक से अधिक कितना चाहिए, जितना लिख सको। कितना लिख सकते हैं बाबू, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, ये काम हो जाएगा, ये भी काम हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 है, कम से कम 2 तो है। तो बस ये अधिक से अधिक और कम से कम कंसेप्ट सारा का सारा खेल बिगाड़ देगा अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो। 4/8, 1 2 3 4, वैल्यू कितना आएगा, 1/2। क्लियर। चलो, तो ये क्वेश्चन पर्याप्त है, सफिशिएंट है आपको सिक्कों पर क्वेश्चन बनाने से। कोई क्वेश्चन सिक्कों का गारंटी है नहीं छूटेगा, बस थोड़ा सा और इस पर क्या करना है, टेल का बना लेना है, एक बार और रिवीजन कर लेना है, ठीक है। चलो, तो अगर आप सभी को समझ में आ गया तो अब हम लोग बढ़ते हैं पासों पे, ठीक है। ऐसा ही पासा ही बनाएंगे, पासा भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देगा। देखो उसमें तो 10 12 15 क्वेश्चन एक साथ बनाया जाएगा, क्लियर है। इसका जो है अधिक से अधिक 2 हेड, ये जो 7/8 लिखे हैं इसका इस रूप में लिख लेना, समुच्चय रूप में, ठीक है। इसको भी समुच्चय रूप में आप सभी लिख लेना, क्लियर है। चलो अब बात करते हैं पासों पर आधारित प्रश्न। आज सिक्का और पासा दोनों खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक आप सभी का क्या होगा, पासों पर आधारित प्रश्न। अब डाइस लूडो की गोटी, टोटल इसमें कितने नंबर होते हैं, 6, 1 से लेकर 6 तक, सब एक के पीछे कहीं ऊपर नीचे लिखे रहते हैं, आप सभी देखे होंगे, है ना। ये घनाकार रूप में होता है, ऐसा क्यूब टाइप, इसीलिए इसको क्यूब भी बोलते हैं, डाइस भी बोलते हैं, जो मन करे वो बोल लो, ठीक है। ऐसा ही डाइस होता है, ये एक सतह, ये दूसरा सतह, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये ऊपर वाला छठा। 6 सतह है, 6 पर अलग अलग नाम लिखा होता है। अच्छा ये बताओ कि अगर एक डाइस फेंका जाए, एक डाइस मतलब एक पासा फेंका जाए, इस पे क्वेश्चन तो तुमको नहीं बनेगा, बहुत आसान रहता है, इस पे क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा। एक पासा फेंका जाए तो जानते हो क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। पूछ सकता है एक आने की प्रायिकता, है ना, पूछ सकता है सम संख्या आने की प्रायिकता, बहुत सारे क्वेश्चन एक पासों पर भी हो सकता है। चलो साफ साफ लिख ही दे रहे हैं, क्या लिखे भाई, विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता। लेकिन आप सभी को याद रखना है 2 पासों पर, जब 2 पासे एक साथ फेंके जाते थे, जो चौसर युद्ध होता था वो वाला, है ना। अभी तो लूडो में एक ही पासा फेंका जाता है, लेकिन पहले महाभारत के ज़माने में 2 पासे फेंके जाते थे, देखे होंगे आप लोग, है ना, चौसर युद्ध। यहाँ देखो विषम संख्या आने की प्रायिकता। दूसरी अगर क्वेश्चन इसमें पूछेगा, क्या पूछ सकता है, सम संख्या आने की प्रायिकता। चलो अगर आ रहा है आप लोग को तो फटाफट बनाते चलो, इसके बाद तो हम बताएंगे ही। तीसरा क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, सोचो भाई, इसमें अभाज्य संख्या भी होता है, 1 से लेकर 6 तक अभाज्य भी तो होता है। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अच्छा और क्या हो सकता है भाई, ये सब समझ लोगे तो थोड़ा सा आप लोग को नंबर भी क्लियर होगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अभाज्य सम संख्या। क्या डाइस में, लूडो की गोटी में कोई ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, उसी को लिखना होगा। अभाज्य सम संख्या आने की प्रायिकता।
क्या इससे अधिक पूछेगा क्या? 1 2 3 4 तो पूछेगा नहीं, बच्चा थोड़े है ना कि 4 के आने की प्रायिकता क्या होगा, 5 आने की प्रायिकता, ये सब थोड़ा ना पूछा जाएगा। विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? अब टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। विषम संख्या गिनो, 1 3 5, टोटल कितने हैं? 6। तो 6 में से 3 बार ऐसा हो सकता है कि विषम संख्या आ जाए। ये प्रायिकता किसकी होगी? विषम आने की। अच्छा, सम आने की भी क्या होगी? 2 4 और 6, यही 3 संख्या ऐसी हैं जो सम संख्या हैं। अगर डाइस फेंका जाए तो उसमें 6 बार फेंका जाए तो 3 बार ऐसा हो सकता है कि सम संख्या आ जाए। क्योंकि ये आसान रूप में नहीं है, इसको आसान रूप में ऐसे ले लो, 1/2, मतलब हर दूसरी बार डाइस फेंकने पर सम संख्या आ सकता है। ये प्रायिकता बताता है। याद रखो, अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या है? अभाज्य 1 है, बिल्कुल है, 2 है, 100% है, 2 एक अभाज्य संख्या है, याद रखना है। जिसको नहीं पता था पता कर लो, जिसको पता है वेरी गुड। 2 एक अभाज्य संख्या है जिसे सम अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 किसी से नहीं कटता, क्लियर है? 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया और 5 हो गया। ये चारों ऐसी संख्या है जो अभाज्य नंबर है ना, प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटते, या तो खुद से कटते हैं या किसी से नहीं कटते, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। 1 2 3 और 4 ऐसे नंबर हैं जो नहीं कटेंगे। इट मीन 6 में से 4 नंबर्स नहीं कटेंगे। इसको भाई काट लो तो ये हो गया 2 दूना 4, 2 3 6, है ना। ये मतलब कि अगर हर 3 बार डाइस फेंका जाए तो 2 बार अभाज्य संख्या आ सकता है। यही बात बोल रहे थे, अभाज्य सम संख्या, या इसको बोलते हैं सम अभाज्य संख्या। ये बस यही 2 है, इट मीन्स कि 1/6, ये आ गया इसकी प्रायिकता। तो ये तो एक पासा फेंकने पर आधारित प्रश्न है, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं 2 पासे फेंकने पर, कि अगर एक साथ 2 पासे फेंके जाए तो उस समय क्या क्या क्वेश्चन आप सभी के लिए बन सकता है। इससे ज़्यादा इसमें बनेगा नहीं। क्या और क्या पूछ सकता है? कुछ नहीं, ठीक है। ये पूछ सकता है 2 से विभाज्य, है ना, 2 से विभाज्य संख्या, 1 से विभाज्य संख्या, ये भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है। लेकिन रहने दो, इतना काफ़ी है आप लोग को एक पासे के लिए, ठीक है। हम बात करते हैं 2 पासों पर। चलो अब फेंकते हैं 2 पासा। इस पे क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? सबसे पहले तो अगर पासे 2 फेंके जाते हैं तो समझना, पहले पर 6 कंडीशन, दूसरे पर भी 6 में से कोई एक आएगा। ओवरऑल कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा कि नहीं? बात समझना, 36 नंबर ऐसे हो सकते हैं, जितनी जो अलग अलग नंबर आ जाए 36 बार ऐसा कंडीशन हो सकता है। क्लियर है? 36 बार। तो चलो अब इस पे आधारित प्रश्न क्या क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन, ये चीज़ सब में लिखा रहेगा इसलिए हम इसको एक ही बार लिख दिए। अब बस डायरेक्टली हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। 2 पासा फेंका जाए तो पहली पर 2 से विभाज्य, ठीक है, और दूसरी पर सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। ये बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात करते हैं। ध्यान देखना, सब में ये चीज़ लिखा रहेगा, 2 पासा फेंका जाए तो पहली पर 2 से विभाज्य और दूसरी पर सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। दूसरा क्या पूछेगा भाई? अगर 2 पासे उछाले जाए तो पहली पर 3 का गुणज, ठीक है, 3 का गुणज और दूसरी पर 3 से बड़ी विषम संख्या। 2 पासे फेंके जाए तो पहली पर 3 का गुणज और दूसरी पर 3 से बड़ी विषम संख्या, विषम संख्या आने की प्रायिकता।
है ना। और क्या क्वेश्चन बनेगा? तीसरा प्रश्न देखते हैं। वो होगा कि दोनों का गुणनफल 30 से कम आने की प्रायिकता। तो दोनों का गुणनफल 30 से कम आने की प्रायिकता, है ना। और इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपका पीडीएफ में भी था, वो भी लेते हैं, पासों पर ही था ना। तो वो ये रहा, क्या क्वेश्चन था भाई? हाँ देखो लिखा है, दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो उन पर प्राप्त अंकों का योग अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, है ना, 100% पूछे जाएंगे। और वो छोड़ के नहीं आना है, बस थोड़ा सा समझना है, ये कंसेप्ट समझ लोगे तो पासों पर आधारित प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, वो लास्ट बनाएंगे, जो ऊपर आपको पीडीएफ दिख रहा है, ये 3, उसके बाद वो चौथा। पहली पर 2 से विभाज्य और दूसरी पर समभाज्य। चलो भाई इसका समुच्चय बनाते हैं। पहले सबसे पहला काम समुच्चय बनाना। 2 से विभाज्य संख्या कौन है भाई? 2 से 2 भी कट सकता है, ये हो गया पहली संख्या। दूसरे पर क्या रखना है? एक साथ दोनों लिखेंगे। जैसे मान लो कि ये 36 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे बाबू? ऐसे 1,1, 1,2, 1,3, है ना, 1,4, 1,5, 1,6, और ऐसे ही आगे चलाते 2,1, 2,2, 2,3, 3, ये क्या दिखा रहा है? पहले पर एक, दूसरे पर एक, पहले कर एक, दूसरे पर 2, मतलब दोनों एक साथ लिख रहा है ना, क्योंकि दोनों एक साथ फेंका गया है, इसलिए ये चीज़ ऐसे लिखा जाएगा। पहली पर 2 से विभाज्य और दूसरी पर समभाज्य, एक ही संख्या 2 है। दूसरी बात करते हैं, पहली पर समभाज्य, इसको ऐसे रहने दो, इसे ठीक हो। अब देखो 2 हो गया, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। और एक कंडीशन है भाई कि 2 से तो 4 भी कट सकता है कि नहीं, लेकिन दूसरे पर 2 ही रहेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और है नहीं। 2 से 6 भी कट सकता है, लेकिन इस पे 2 ही रहेगा। 2 से 8 भी कट सकता है, 8 लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि डाइस में 8 होता ही नहीं। तो इस बात को क्लियर रखना, ठीक है। 8, 2 मत लिख देना। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, टोटल नंबर कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई? यहाँ देखो नंबर कितने दिख रहे हैं? 3। ऊपर कितना लिखेंगे? 3। नीचे कितने फेंके गए? 2। 6 गुना 6, 36, 3/36। इसको काट लो, आ जाएगा 1/12। ये प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी पहली पर 2 से विभाज्य और दूसरी पर समभाज्य। दूसरी बात करते हैं, पहली पर 3 का गुणज आना चाहिए और दूसरी पर 3 से बड़ी विषम संख्या आनी चाहिए। 3 का गुणज कौन है भाई? केवल एक 6 है क्या? 3 खुद भी है ना। 3 का गुणज 3 भी तो है, 3 भी लेंगे। पहली पर 3, दूसरी पर कितना चाहिए हमको? 3 का गुणज, और दूसरी पर 3 से बड़ी विषम संख्या कौन है? 5 है। 5 के अलावा कोई और है क्या? नहीं। अच्छा, तो दूसरा कंडीशन खत्म हो गया। फिर दूसरी बात करते हैं, यहाँ 6 हो सकता है, यहाँ 5। क्या इसके अलावा कोई और ये नियम को पालन करेगा क्या कि पहली पर 3 का गुणज है? चलो पहली पर दोनों जगह 3 का गुणज हो गया। दूसरी पर 3 से बड़ी, 3 नहीं चाहिए, 3 से बड़ी विषम संख्या केवल 5 है ना। तो 3, 5 और 6, 5, ये ओवरऑल कितना हो गया बाबू? 2 संख्या ऐसे मिली 36 में से, काट लो, ये कितना आ जाएगा? 1/1 और 8, 18। क्लियर है? आगे देखो, दोनों का गुणनफल 30 से कम। ये तो बढ़िया क्वेश्चन बाबू, ढेर सारा बनेगा। 30 से कम होना चाहिए, 30 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि अगर 1 को 1 में गुणा करें तो क्या 30 से ऊपर जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा। 1 को 2 से करें तो नहीं जाएगा। 1 को 3 से करें तो नहीं जाएगा। देखो पहली डाइस को कांस्टेंट रखना है जब तक दूसरा खत्म ना हो जाए, ठीक है। अच्छा अगर 1 को 4 से करें तो भी नहीं जाएगा। 1 को 5 से नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा ना। 1 को 6 से करते भाई, 6 कम 6, अभी नहीं जाएगा। 1 का कहानी खत्म, 1 के साथ 6 बैठ गए। अब 2 से बात करते हैं। 2 से अगर 1 चले तो क्या कटेगा? मतलब गुणा करने पर 30 से कम,
30 से कम ही होगा, 30 से अधिक तो आएगा नहीं। 2 को 2 से गुणा किया जाए तो भी 4 हो सकता है। 2 को 3 से गुणा किया जाए तो भी 2 3 6। 2 को 4 से गुणा किया जाए 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक्का 12। ये सारे सफिशिएंट हैं। कितने हो गए? 6 12 है ना। क्वेश्चन ये नहीं था, 30 से कम नहीं आने की प्रायिकता था, लेकिन चलो अब ये बना लिए तो ये ढेर सारा हो सकता है ना। अगर 30 से कम नहीं होता तो छोटा हो जाता। चलो 2 6 हो गया। अब 3 से बात करते हैं। 3,1, 3,2, 3,3। अच्छा एक काम करते हैं, इतना बड़ा लिखने का क्या फ़ायदा, एक काम करते हैं, देखो शॉर्ट ट्रिक। अगर कहीं भी ऐसा लगे कि ये जो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग है ना, एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन इतना ज़्यादा समय वेस्ट कर रहे हैं, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, अच्छा ये बताओ कि इसमें अगर ढेर सारे आ रहे हैं तो इसको अगर उलट दें, क्वेश्चन उलट दें, मतलब कि 30 से कम नहीं आने की प्रायिकता निकाल लें तो तभी काम हो जाएगा। देखो कैसे, ध्यान देना, हम क्या निकाल रहे हैं, 30 से कम नहीं आना चाहिए। वो यहाँ लिखेंगे नंबर जो 30 से कम नहीं आएगा। मतलब कि अगर हम 5 को 6 में गुणा कर दें, 6 पंचे 30 हो जाएगा। 30 से कम नहीं आएगा, 30 से कम चाहिए। 6 को 5 से गुणा कर दें, अभी भी 6 पंचे 30। 6 को 6 से गुणा कर दें, 6 पंचे 30 बन गया। क्या इसके अलावा कोई और है? नहीं है ना, कर लो गुणा, कोई नहीं है बाबू। यही 3 ऐसी संख्याएं थी जो 30 से गुणा करने पर अधिक चली जा रही है या 30 के बराबर चली जा रही है। तो ये बताओ कि टोटल हम कितना कंडीशन लिख सकते हैं, 36। उसमें से कितना कम हो गया, 3, बचा कितना, 33। समझ में आई बात, कितना बचा बाबू, 33। चलो अच्छा, अगर ऐसे समझना चाहो तो समझ लो, या तो इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो। ये क्या हो जाएगा, 3 संख्याएं ऐसी हैं 36 में से जो गुणा करने पर 30 के बराबर या 30 से अधिक हो रही हैं। हम हमेशा बात बताए हैं कि अगर किसी भी प्रोबेबिलिटी में, जैसे ए है, ए मेरे पास समथिंग कुछ भी आ गया, समथिंग कुछ भी आ गया, यहाँ अगर ए डैश कर दें तो ये क्या होता है, 1 माइनस समथिंग, है ना। मतलब अगर हम कुछ निकाल लिए, उसमें जो निकाल लिए जो बचा है उसको लिखना है तो हम 1 में से घटा लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का ये कंसेप्ट ही होता है, 1 में से घटा लो। तो ये चीज़ हम निकालें ए डैश, अगर हमें ए निकालना है तो क्या करेंगे, डायरेक्टली 1 माइनस 3/36। क्वेश्चन बनाने के लिए 36 से कम 36 माइनस 3, 33/36। ये आ गया प्रोबेबिलिटी हमारा 30 से कम आने की प्रायिकता। बात समझ में आई ना बाबू सभी को, किसी को कोई दिक्कत? मज़ेदार क्वेश्चन है सारे के सारे, है ना, और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा, है ना। और नंबर देने वाले क्वेश्चन, है ना। चौथी बात करते हैं, 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं, उन पर प्राप्त अंकों का योग अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका समुच्चय बनाएंगे। योग करना है और अभाज्य लाना है। अभाज्य नंबर कौन कौन से है, 1 है, 2 है, 3 है और 5 है। ये 4 में से कोई एक लाना है। अच्छा ये बताओ कि अगर हम दोनों को फेंके, दोनों पर 1,1 आ गया तो जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो गया। 1 की तो बात ही खत्म करो, क्योंकि 0 कभी आएगा ही नहीं, हमें बस इसी पे बात करना है। और अगर हम 1 को 2 में जोड़ दें तो ये 3 आ जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या है। बस इसी पर ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन लिखा है वो कैसे कैसे बन जाएगा। थोड़ी देर दिमाग को कंसंट्रेट करके ऐसे लिखते चलना है। अच्छा अगर हम 1 को 4 को जोड़ दें, 4 1 5, ये भी अभाज्य संख्या होगा ना। अच्छा अब आगे बात करते हैं, अगर हम 2 को 1 से जोड़ दें, मतलब पहले पर 2 और दूसरे पर 1 आ जाए तो भी 3 आएगा कि नहीं, क्लियर। अच्छा अगर हम 2 को 3 में जोड़ दें तो भी 5 आएगा, बस खत्म होने वाला। और अगर हम 2 को और किस में जोड़ दें, और कोई है क्या, 3 को 2 में जोड़ दें ना। अगर पहले पर 3 आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए तो भी अभाज्य संख्या आएगा ना।
चलो, और कोई बचा है? 1 2 3 4 5 और 6, कोई और बचा है भाई? 4 1 बचा है। अगर पहले पर 4 आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए तो भी अभाज्य संख्या है। जैसे 1 4 आया तो 4 1 2 आया 2 1, है ना, 2 3 आया 3 2, और कोई है? 1 1 का उल्टा हो नहीं सकता। चलो, तो ये खत्म, 4 1 ही था जो टोटल हो गया। चलिए बताओ नंबर कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 7/36, क्योंकि 2 पासे उछाले गए हैं। बात समझ में आई सभी को? चलो, तो अब इस पासों पर आधारित प्रश्न अब आप सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो, अब देखो बातें करते हैं। एक और प्रश्न, 1 2 प्रश्न और हैं पासों पर, है ना, उसको बना के फिर खत्म करते हैं इसे, है ना, पासा खत्म करते हैं। ओहो, ये मिटा दिए। 1 2 क्वेश्चन और हैं। जैसे मान लो कि अगर आपको लिख दिया कि 2 पासे उछाले जाएं, दोनों पासों का योग, 2 पासे उछाले जाएं, दोनों पासों का योग 10 आने की प्रायिकता। ये भी तो बन सकता है क्वेश्चन बाबू, वो कुछ भी बना सकता है, उसके ऊपर डिपेंडेड है। बस ये ध्यान रखना है कि आप कितना जल्दी इसको कवर कर लेते हो, है ना, कितना जल्दी सोच सकते हो इसे, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है बाबू? और क्वेश्चन ये भी देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन, ये लास्ट है बस, इसके बाद अब क्वेश्चन स्टॉप। 2 पासे उछाले जाएं तो दोनों पासों का योग 10 से अधिक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। इसकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 पासे उछाले जाएं, दोनों पासों का योग 10 आने की प्रायिकता। बस थोड़ी देर सोचना है कि अगर पहले पासे पर 5 आ जाए, दूसरे पासे पर भी 5 आ जाए तो 10 हो जाएगा, है ना। पहले पासे पर 4 आ जाए, दूसरे पासे पर 6 आ जाए तो भी 10 हो जाएगा। पहले पर 6 आ जाए, दूसरे पर 4 तो भी तो 10 आ जाएगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट कितने हुए? 3। टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट होना कितना था? 36। तो 3/36 कितना आएगा? 1 आ गया आंसर। इस पे देखो, 2 पासे उछाले जाए तो दोनों पासों का योग 10 से अधिक अभाज्य संख्या लाना है। 10 से अधिक अभाज्य संख्या, तो ये बताओ कि 10 से अधिक अभाज्य संख्या कौन है? दोनों को जोड़ने पर देखो, अगर हम 10 से अधिक करना है, 5 5 कर नहीं सकते, बचा यही वाला कंसेप्ट, 6 के बाद ही चाहिए। तो अगर 6 को 5 में जोड़ दें 11 हो जाएगा, अभाज्य आ गया। 5 को 6 में जोड़ दें तो भी 11 आ जाएगा, अभाज्य हो गया। क्या 6 6 इसमें बिलोंग करेगा? 6 को 6 में जोड़े तो 10 से तो ज़्यादा होगा, लेकिन अभाज्य नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/36। आंसर आएगा आपका 1/18। बात क्लियर है? कोई दिक्कत बताओ? समझ में आया ना? चलो, तो ये था हमारा पासों पर आधारित प्रश्न, है ना। एनसीईआरटी में आप लोग क्वेश्चन देख लेना, कैसे कैसे पासों पर और सिक्कों पर क्वेश्चन आते हैं, वो सभी आपको घर पे बैठ के एक बार लगाने हैं, ठीक है। और इसके बाद जो बचा है वो है आपका केवल ताश की गड्डी, है ना, ताश बचा है। और उसके बाद गेंदा गेंदी ये सब जो थैले में रखा जाता है कि 4 गेंद 5 गेंद कैसे निकाली जाती है, ये, है ना। तो ये सारे कंसेप्ट आपको एक और लेक्चर लगेगा, उसमें डिस्कशन कर लिया जाएगा, है ना। और इसके साथ ही साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम होता है जिससे बोलते हैं वेज प्रमेय, है ना, वेज थ्योरम, उस पर डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर में। वेज थ्योरम पे, ताश की गड्डी पे, और तीसरा क्या था भाई? हाँ,
लाल काली नीली पीली हरी गेंदे, है ना, निकालने पे। तो इस सब पे डिस्कशन होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू।